तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आवाज़ आ रही है पहले। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है। तो कैसे हो सारे, ठीक हो। आज हमने अपना नेक्स्ट फाइनेंसिंग डिसीजन करना था। आज हमने चैप्टर ख़त्म कर देना है यार, ठीक है। हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो बताता है कि फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं किस चीज़ को है। आराम आराम से करना है। फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं किस चीज़ को है। इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ as to how the total funds required by the business will be obtained from various long term resources। के जो आपने डिटरमाइन किया कि कितना फंड बिजनेस को रिक्वायर चाहिए, मतलब कितना फंड बिजनेस को रिक्वायर है, वो हमने कैसे ऑब्टेन करना है। जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, याद रखने इसमें जो वर्ड है, इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन। सबसे पहला वर्ड डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करना कि कैसे जो टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस को चाहिए, वो हमने कैसे ऑब्टेन करने फ्रॉम द वेरियस कौन से सोर्सेज, लॉन्ग टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में मेनली कौन कौन से आते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, कोई डिबेंचर वगैरह हो गए, और लॉन्ग टर्म लोन हो गए, ठीक है। डिबेंचर को आप देखोगे कंपनी अकाउंट्स में हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही कहते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज में चीफली यही चीज़ें आती हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह। तो एक एनालाइज किया जाता है किस चीज़ का, दो चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है, कॉस्ट और बेनिफिट का। इसके बेसिस पे हमने देखना होता है कि कौन सा सोर्स हमने क्या कहते हैं हमने चूज़ करना है, कौन सा सोर्स हमने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें डेट कैपिटल की, डेट कैपिटल मतलब हमने कोई लोन वगैरह लिया, उसकी बात करें, तो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, डिबेंचर भी और लॉन्ग टर्म लोन भी। डेट कैपिटल यानी कि डिबेंचर भी बीच में आ गया और लॉन्ग टर्म लोन भी बीच में आ गया। तो ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है। कि मतलब चीपेस्ट कैसे, कि इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई आपको प्रोस्पेक्टस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि जैसे आपने शेयर कैपिटल इशू करनी है, एक सेकंड यार मेरे को चुभ रही है, जैसे आपको कोई शेयर कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रोस्पेक्टस होता है जैसे शेयर कैपिटल के लिए, तो आपको वो चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आराम से आपने थोड़ा बहुत अप्लाई करना, तो आपको डेट कैपिटल इजीली इशू हो जाती है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है। इस पर इसको ऑब्टेन करने के लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ती, ठीक है। However, the regular payment of interest or refund of capital is constant burden on the company। मतलब देखो, हर एक चीज़ के कोई ना कोई मेरिट डीमेरिट होते ही हैं। अब जैसे इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं, कि ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन एक कांस्टेंट बर्डन, एक सर पे बर्डन बना रहता है कि हमने इंटरेस्ट पे करना है या हमने कैपिटल को रिफ़ंड करना है। ये चीज़ का बर्डन हमें रहता ही है कंपनी के सर पे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कंपनी इज़ फ्री इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी क्या कहते हैं, फ्री होती है इस चीज़ में कि अगर प्रॉफिट होगा तो पेमेंट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, और इक्विटी शेयर कैपिटल पूरी की पूरी वापस करनी भी है, तो वो भी अगर कंपनी को इनफ प्रॉफिट हुआ तो वापस करेंगे, नहीं हुई तो नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में कंपनी रिलैक्स रहती है। बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल गेटिंग लैक्स, यानी कि आपका कंट्रोल छूटने लग पड़ता है। मैं आपको सारा रिपीट करता हूँ, मेरी बात सुनो। पहले उसने बात की कौन से सोर्स के बारे में, डेट कैपिटल के बारे में। डेट कैपिटल होता क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर, ये दोनों का मिक्सचर क्या कहते हैं हमारा होता है डेट कैपिटल। डेट कैपिटल सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है। चीपेस्ट क्यों? क्योंकि इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें ज़्यादा क्या कहते हैं खर्चा वगैरह नहीं करना पड़ता। लेकिन हाँ, जो आगे का खर्चा है, जैसे कोई इंटरेस्ट पे करना है, हमने कैपिटल की रीपेमेंट करनी है, तो वो कॉन्स्टेंट बर्डन बना रहता है कंपनी के ऊपर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जहाँ पे बात आती है इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो उसमें ना कंपनी को कोई ऐसे खर्चा करने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है कि हाँ जी उसको पेमेंट डिविडेंड पे करना ही करना है या उसको रिफ़ंड करनी है कैपिटल। जब उसको प्रॉफिट होगा तो वो करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी, मतलब ये उसके सर पे सरदर्दी नहीं है। लेकिन हाँ, डीमेरिट कहाँ पे आता है इक्विटी शेयर के केस में,
कि जब ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर हो जाते हैं तो जो कंट्रोल है वो वीक पड़ना शुरू हो जाता है, जो कंट्रोल है वो वीक पड़ना शुरू हो जाता है। सो दैट्स वाई हर एक चीज़ के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। और हम क्या देखते हैं, अगर किसी भी सोर्स को हमने सेलेक्ट करना है तो उसका कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि किसमें कितनी ज़्यादा कितनी कम कॉस्ट लग रही है, कौन सा सोर्स ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो उस बेसिस पे हम क्या कहते हैं अपना सेलेक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ द कॉस्टली ऑफ देम ऑल, कि मतलब जैसे डेट कैपिटल उसने कहा था ना कि सबसे ज़्यादा सस्ता है, इक्विटी शेयर कैपिटल कॉस्टलीस्ट है, ठीक है। सारे सोर्सेज में इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट है। अगर आप नॉर्मली याद कर लो कि इक्विटी शेयर कैपिटल कॉस्टलीस्ट है तो ओके, लेकिन अगर अब मैं आपको समझाने बैठूँ तो कॉस्टलीस्ट कैसे है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द टॉपिक चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में कि इक्विटी शेयर कैपिटल कॉस्टलीस्ट कैसे है। वैसे जनरल नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा बता दूँ यार, एक्चुअली ना एक कंपनी में जब अगर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल करना होता है तो काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में आपको लिखवाना पड़ता है। जैसे आप अकाउंट्स में ले लो, वहाँ पे आपको पहले मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में मेरे को भूल गया, मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में वहाँ पे ना आपको लिखवाना पड़ता है कि आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, ठीक है। तो वो पहले उसकी अलग डॉक्यूमेंटेशन, फिर क्या कहते हैं इशू करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उसके लिए अलग खर्चा वगैरह आता है, प्रोस्पेक्टस निकालोगे कि हमने ये क्या कहते हैं हम इतनी कैपिटल वगैरह लेके आ रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। तभी वो कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ द कॉस्टलीस्ट ऑफ देम ऑल। इन दिस वे जब हम सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं तो एक प्रोपोर्शन बना लेते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल का एक प्रोपोर्शन डिटरमाइन हो जाता है कि हमने डेट कैपिटल से इतना लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल से इतना लेना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से इतना लेना है। तो जैसे बंदे की फिगर बनी हुई है तो उसके पास दो रास्ते हैं, डेट या इक्विटी। तो ये दोनों का कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करेगा कि किसकी कितनी कम कॉस्ट है, किसके कितने ज़्यादा बेनिफिट है, तो उस हिसाब से एक प्रोपोर्शन सेट करेगा। ज़रूरी नहीं है एक ही तरफ जाना है, हम एक प्रोपोर्शन भी सेट कर सकते हैं कि इतना डेट से पैसा ले लिया, इतना इक्विटी से पैसा उठा लिया, ठीक है। होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट क्लियर। तो आगे आता है इसको अफेक्ट कैसे करते हैं, इसको अफेक्ट कैसे करते हैं जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन है। फाइनेंसिंग का यार देखो, फाइनेंसिंग का पहले मतलब ही क्लियर रखो अपने दिमाग में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो हमने किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना हो। फाइनेंसिंग आपने कितनी बार अपने पेरेंट्स के मुंह से ही सुना होगा कि हम फाइनेंस करवाने जा रहे हैं इस चीज़ को, या ऐसे फाइनेंस करवाना मतलब पैसे लेना, किसी चीज़ के लिए पैसे लेना, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, तो सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट। कॉस्ट ना सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की डिफरेंट होती है, हर एक मतलब किसी का ऐसे नहीं है, हाँ किसी एक दो का होगा सेम है, लेकिन हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट डिफरेंट है। जैसे कॉस्ट किस फॉर्म में हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर ऑन द इक्विटी शेयर कैपिटल आर इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट। तो तीन तरह की कॉस्ट होती है। अगर डेट की बात है तो उस पर इंटरेस्ट, अगर प्रेफरेंस शेयर की बात है तो उस पर फिक्स रेट और डिविडेंड देना पड़ता है, और अगर इक्विटी शेयर होल्डर की बात है तो उनकी एक्सपेक्टेशन की वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, तो वो चीज़ किस फॉर्म में होती है, आर इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट। अगर ये सिचुएशन फेवरेबल है तो जो बेनिफिट होते हैं चीफ फाइनेंस के वो हम अवेल कर सकते हैं बाय चूजिंग डेट कैपिटल, ठीक है, अगर सिचुएशन फेवरेबल है तो। आगे सेकंड पॉइंट आता है रिस्क। डेट कैपिटल सबसे ज़्यादा रिस्की होती है, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क इट शुड नॉट बी यूज। रिस्क कैसे होता है कि यार अगर आप इंटरेस्ट पे ना कर पाए, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमें एक प्रिविलेज होती है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी हम इंटरेस्ट पे करने का डिविडेंड पे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन डेट के केस में ऐसा नहीं होता, आप चाहे आपके पास प्रॉफिट हो ना हो, आपसे क्या कहते हैं खाल उधेड़ के भी पैसा ले सकते हैं। वो डेट के केस में खाल उधेड़ के भी पैसा ले सकते हैं, ये चीज़ होती है। इसलिए डेट कैपिटल सबसे ज़्यादा रिस्की होती है, इसलिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क इट शुड नॉट बी यूज्ड। आगे आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से, फ्लोटेशन कॉस्ट, व्हाट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब थोड़ा सा क्लियर रखिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट रिटेन्ड प्रॉफिट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स, दस इट शुड बी यूज्ड। अभी इसमें शायद फ्लोटेशन कॉस्ट आता नहीं है, बताया नहीं गया। आगे जो हमारे चैप्टर्स हैं जिसमें ट्रेजरी बिल वगैरह, कमर्शियल बिल, उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जब भी हम कोई ऐसे ट्रेजरी बिल या कमर्शियल बिल जब हम ये निकालते हैं, इनको निकालने के ऊपर, या समझो आप ये समझो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर हमने इक्विटी शेयर्स निकाले, उनको जो निकालने पे जो ये सारा प्रोस्पेक्टस वगैरह इस पर जितना खर्चा आता है उसको हम फ्लोटिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो
अगर क्या कहते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट क्या कहते हैं देखा जाए तो हमें सिर्फ अपने प्रॉफिट का यूज़ करना चाहिए। फ्लोटिंग कॉस्ट ये है कि जो फालतू का खर्चा हमें राइज होता है बाय इशूइंग ऑफ शेयर, बाय इशूइंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बाय इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर, बाय इशूइंग ऑफ डिबेंचर, तो हमें जो फालतू का खर्चा जो हमें हमारे सर पे फालतू की फ्लोटिंग कॉस्ट खड़ी होती है, तो उसको रोकने के लिए वो क्या कह रहा है कि रिटेन्ड प्रॉफिट जो हमने खुद का प्रॉफिट कमाया वही अगर हम यूज़ करें तो वो ज़्यादा सूटेबल होता है। आगे आता है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन कि अगर कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अगर वो पेमेंट कर सकती है इंटरेस्ट की डेट के ऊपर, जो उसने उधार लिया उसके ऊपर पेमेंट कर सकती है, और वो जो पूरा का पूरा उधार वापस रिफ़ंड कर सकती है, तो अगर उसको फिर चीफ फाइनेंस का फ़ायदा लेना है तो वो डेट को प्रायोरिटी रखे, क्योंकि अगर कैश फ्लो पोजीशन क्या होती है, इनफ्लो और आउटफ्लो अच्छा हो रहा है, इनफ्लो अच्छा हो रहा है, मतलब पैसा अच्छा आ रहा है कंपनी में, तो वही बात वो कह रहा है कि अगर कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है वो अच्छी है तो मतलब द कंपनी इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिफंड ऑफ कैपिटल, तो उसको फिर डेट ही चूज़ करना चाहिए। फिर आता है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कितना फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का लेवल क्या है। बिजनेस में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट की मतलब आनी है, जैसे रेंट हमें पे करना ही पड़ेगा, पेमेंट ऑफ सैलरी करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा, ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट आप देखो कि फाइनेंस जो हम कर रहे हैं उस पर जो कॉस्ट आ रही है उसको हम फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कहते हैं। इसमें क्या आता है, इंटरेस्ट होगा, डेट पे एक्सेट्रा। अगर हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, इज़ इन एक्सेस, तो अच्छा है कि क्या कहते हैं हम जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको कम ही रखें, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी फालतू में ज़्यादा आ रही है और फाइनेंस कॉस्ट भी फालतू में ज़्यादा है। देखो मेरी बात सुनो, ये देखो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ये है, फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट ये है। अगर ये आपकी ज़्यादा है, पहले ही ज़्यादा है यार, कि आपके सर पर पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो आप इसको कम रखो तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप इसको भी बढ़ा रहे हो, ये तो पहले ही बढ़ा है, इसको भी बढ़ा रहे हो, तो ये बस कंपनी के सर पे बस सरदर्दी है कंपनी को, और कोई वो नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है इसका। तो वो कह रहा है कि अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो आप फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को कम रखो तो ज़्यादा सही होता है। और जब बात आती है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को कम करने की, तो मतलब हमें डेट कैपिटल यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बेसिकली इंटरेस्ट वगैरह ही होता है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में इन्वॉल्व, तो हमें डेट कैपिटल यूज़ नहीं करनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, मतलब ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है तो हमें डेट कैपिटल यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज इन दैट सिनेरियो इट इज़ प्रॉफिटेबल टू यूज़ डेट कैपिटल। फिर आता है कंट्रोल कंसिडरेशन की, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल अगर हमें चाहिए तो हमें इक्विटी शेयर होल्डर यूज़ नहीं करने चाहिए। इक्विटी शेयर्स का जो वो इक्विटी शेयर वाला सोर्स है वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या कर रहा है, जो अल्टीमेट कंट्रोल है कंपनी का वो किसके हाथ में होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के। तो जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर होंगे तो उतना ज़्यादा कंट्रोल ज़्यादा लोगों के हाथ में आएगा, और उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं होती यार। मेरी बात सुनो, अब इस टाइम पे कितना जियो का शेयर सबसे ज़्यादा ऊपर जा रहा है, रिलायंस जियो का शेयर सबसे ज़्यादा ऊपर जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा महंगा शेयर है उसका, मतलब ठीक है, अच्छा खासा महंगा शेयर है उसका रिलायंस जियो का। अब मेरी बात सुनो, रिलायंस जियो क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा नाम भी बन गया उसका, मतलब अगर वो अपना प्रोस्पेक्टस लेके आता है, अपना शेयर्स इशू करता है, तो वो सारे के सारे शेयर आराम से क्या कहते हैं बिक जाएंगे। लेकिन वो अंबानी क्यों नहीं कर रहा है ऐसा, उसको पता है उसकी मार्केट भी बन गई, उसको पता है वो बड़े आराम से पैसे उठा भी सकता है, वो क्यों नहीं कर रहा है ऐसा। थोड़ा सा उसका सिनेरियो समझने की कोशिश करो, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पहले ही उसके पास मतलब जितने शेयर होल्डर हैं वो उनको ऑप्टिमम समझता है, जहाँ पे कम ज़्यादा है तो वो क्या कहते हैं अपना आगे शेयर्स लेके आएगा मार्केट में, जब जहाँ पे उसको ज़रूरत ही नहीं है। चाहे वो पैसा उठा सकता है, लेकिन कहते नहीं पैसा ही हर बार सब कुछ नहीं होता, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा, जब गले से ज़्यादा पैसा हो जाए ना तो वो फिर आपको मार ही देता है। इसलिए ये अंबानी को बात पता है, और वो उसको पता है कि अगर फालतू में प्रोस्पेक्टस लेके आएगा, प्रैक्टिकली सोचो, अगर वो फालतू में शेयर्स लेके आएगा, शेयर्स खरीद लिए, हम सभी ने खरीद लिए, ठीक है, तो ज़्यादा लोगों के हाथ में कंट्रोल चला जाएगा कंपनी का, ज़्यादा लोगों को, फिर उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा, उन बंदों को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह ये वो सब कुछ, तो इसलिए वो अच्छी सिचुएशन नहीं होती। तो वही कहते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द इक्विटी शेयर कैपिटल शुड बी अवॉइडेड। फिर आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट।
स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में कहते हैं बुलिश टाइम्स ब्रिंग मोर प्रॉफिट, देयरफॉर द पीपल लाइक टू इन्वेस्ट मोर इन इक्विटी शेयर्स, ऑन द कंट्रारी द प्रॉफिट्स आर लो इन बेयर मार्केट। अब ये देखो इसमें क्या कह रहे हैं, दो तरह के मार्केट होते हैं, एक सेकेंड, हाँ कैमरा, दो तरह के मार्केट होते हैं, एक बुलिश मार्केट, एक बियर मार्केट। बुलिश मार्केट मतलब यानी कि ऐसे जो हमारा स्लोप होता है वो ऊपर को जा रहा होता है, उस मतलब अच्छी ग्रोथ हो रही होती है हमारी, तो वहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे ना लोग मतलब अच्छा समझते हैं इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना। ऑन द कंट्रारी अगर बियर मार्केट हो, बियर मार्केट मतलब ऐसे स्लो डाउन हो रहा है या हमारा ग्राफ नीचे को जा रहा है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं हमारे प्रॉफिट्स कम होते हैं। इसलिए जो पर्सनस हैं वो पीपल हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, डेट कैपिटल को, इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो ये समझना, अगर बुलिश मार्केट है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो क्या कहते हैं जो पीपल है वो किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी शेयर्स में। और अगर बियर मार्केट है, प्रॉफिट हमारा कम होगा, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, डेट कैपिटल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। देयरफॉर द सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड बी चूजन कीपिंग इन व्यू द पोजीशन ऑफ द मार्केट, कि मार्केट की क्या पोजीशन चल रही है उस टाइम पे हम क्या कहते हैं ये डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। ये हो गया, या इट्स कम्प्लीटेड। तो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, अच्छे से हो गया। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप मेरे को कॉल करियो, बिंदास जब मर्जी कॉल करियो। उसके बाद आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन of how much of the earnings should be distributed among shareholder by way of dividend and how much be retained for meeting future needs as a retained earning। सिंपल सी बात बताऊँ, हमने समझो ये एक प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कमाया हमने, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ ही करूँ, ये हमने, एक सेकंड यार पेंसिल कहाँ पे है, ये हमने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। वैसे माउस से राइटिंग ऐसी होती है, ये देखिए इसमें से कितना हिस्सा हम क्या कहते हैं शेयर होल्डर को दें एज अ डिविडेंड, बाय द वे ऑफ डिविडेंड, और कितना हम अपने पास रखें कि कल को हमें कंपनी की डेवलपमेंट ग्रोथ वगैरह सब कुछ देखना है, तो कितना हम अपने पास रखें। तो ये चीज़ कहाँ पे ये चीज़ ये डिसीजन ये हमें बताता है कि हमें कितना अपने पास रखना चाहिए और कितना हमें बाय द वे ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए शेयर होल्डर के बीच में, कि जो शेयर होल्डर है वो भी सेटिस्फाई रहे और कंपनी के पास भी इनफ पैसा रहे कि जिससे वो अपने नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मीट कर सके और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोच सके। वो कह रहा है कि, एक सेकेंड, कह रहा है कि जनरली जो शेयर होल्डर है वो यही चाहते हैं कि जो मैक्सिमम डिविडेंड उन्हें मिले, और मैनेजर ये चाहते हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी है वो उनके पास रहे। तो वो कह रहे टू फुलफिल द फ्यूचर नीड ऑफ बिजनेस, ताकि बिजनेस आगे और अच्छे चल सके। हाउएवर जो फाइनेंशियल मैनेजर है, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो स्ट्राइक करता है बैलेंस, कि दोनों की एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए और दोनों पार्टी सेटिस्फाई रहे। तो इसको क्या कहते हैं, आराम से याद करियो, इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है। दिस डिसीजन इज कॉल्ड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन। ये वाला लाइन याद रखियो, इसको मैं और उससे मार्क कर दूं, दिस डिसीजन इज कॉल्ड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन, ठीक है, दिस डिसीजन इज कॉल्ड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन। तो ये याद रखियो, इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, अब इसको क्या अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स। सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग, कि डिविडेंड किससे पे करना चाहिए, प्रेजेंट और रिजर्व प्रॉफिट से। और अगर ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है तो हमें ज़्यादा डिविडेंड पे करना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, पहले आता है अमाउंट ऑफ अर्निंग, जितनी ज़्यादा अर्निंग उतना ज़्यादा डिविडेंड पे किया जाएगा। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर कंपनी की स्टेबल अर्निंग है कि मतलब स्टेबल कमा रही है, उसको ये नहीं है कि इस साल प्रॉफिट हुआ अगले साल लॉस होगा, मतलब उसको पता है कि अगले साल इनफ प्रॉफिट हो ही जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। और वाइस वर्सा कि अगर नहीं स्टेबल पोजीशन, स्टेबिलिटी अर्निंग की, तो उसको फिर उस हिसाब से कम डिविडेंड पे करना चाहिए। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ठीक है। हर एक कंपनी ना एक पॉलिसी अडॉप्ट करती है कि कैसे वो डिविडेंड पर शेयर क्या कहते हैं पे कर सके। जैसे हेयर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मीन्स द डिविडेंड विल इन नो केस बी अलाउड टू फॉल, इट इज़ ऑलवेज गुड इफ द डिविडेंड रिमेन स्टेबल और इंक्रीज, कि मतलब डिविडेंड जो हम पे करते हैं वो कम नहीं होना चाहिए, वो हमेशा या तो आइडल रहे, स्टेबल रहे, या बढ़े, कम ना हो, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है प्रॉफिट में, लिटिल चेंज इन प्रॉफिट शुड नॉट अलाउड एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिविडेंड, कि मतलब अगर प्रॉफिट में कोई चेंज आ भी रहा है तो उससे क्या कहते हैं
फालतू में डिविडेंड, ऐसे नहीं कि थोड़े से प्रॉफिट बढ़े तो तुम डिविडेंड बढ़ा दो, थोड़े से घटे तो तुम डिविडेंड घटा दो। तो वो कह रहा है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए डिविडेंड की, हाँ जी अगर इतना आपको मिल रहा है तो इतना मिलेगा, कि मतलब सेटिस्फाई रहो आप भी। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा आपने डिविडेंड बढ़ा दिया, थोड़ा सा घटा आपने डिविडेंड घटा दिया। तो ये एक पॉलिसी कंपनी को स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड वाली पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। उसके बाद आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अगर कंपनी की क्या कहते हैं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ की, तो उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। देखो ना कि अगर कंपनी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ की, तो वो उनको अटेन करने के लिए उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। इस सिचुएशन में क्या कहते हैं ज़्यादा मेजर पार्ट है जो इनकम का, वो अपने पास संभाल के रखा जाएगा, रिटेन्ड, कि मतलब अपने पास संभाल के रखा जाएगा कि हाँ जी हमें कल को पैसे की ज़रूरत है तो वो अपने पास रख लेंगे। और जो स्मॉल पार्ट है वो क्या कहते हैं पे कर दिया जाएगा एज अ वे ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो ज़्यादा पैसा अपने पास रख लिया जाएगा, कम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो कम अपने पास रखा जाएगा और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर आता है कैश फ्लो पोजीशन। पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। ये तो आपको पता ही है कि पैसा जा रहा है आपका बाहर अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो, ठीक है। कब it is possible that the company may have enough income, but it is equally possible that it may not have enough cash to pay dividend। मतलब ऐसा भी पॉसिबल होता है कि कंपनी की इनकम तो है लेकिन कंपनी के पास ये पॉसिबल नहीं है कि वो सफिशिएंट डिविडेंड पे कर दे। इस केस में जो कैश फ्लो पोजीशन है कंपनी की, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, जो ये डिटरमाइन करता है कि डिविडेंड पे करना चाहिए, कितना पे करना चाहिए, डिविडेंड डिसीजन सब कुछ वो क्या कहते हैं इम्पैक्ट करता है ये डिसीजन पे। जो कैश फ्लो पोजीशन है कंपनी की वो इस डिविडेंड डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो वही कह रहा है अगर जितनी ज़्यादा कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होगी कंपनी की, उतना ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी कि वो डिविडेंड पे कर सके। आई रिपीट दैट कि कंपनी की जो क्या कहते हैं डिविडेंड ये कैश फ्लो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है उसको डिविडेंड डिसीजन को। कि अगर समझो कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो क्या होगा, आउटफ्लो होगा कैश का। तो ये भी पॉसिबल होता है कि कंपनी के पास ठीक ठाक इनकम आ रही है लेकिन इतनी नहीं आ रही कि वो क्या कहते हैं डिविडेंड को पे कर सके। तो इसलिए कैश फ्लो पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है डिविडेंड डिसीजन लेने में। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है कंपनी की तो वो उसके पास कैपेसिटी है कि वो आपको डिविडेंड पे कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले वो जो बस उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है कि हाँ जी बस उनको एक रेगुलर इनकम आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरे वो जिनको जो क्या कहते हैं पैसा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, कैपिटल प्रॉफिट कमाने के लिए। कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल गेन आप कुछ भी कह सकते हो। अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर पहले वाले हैं जिसको सिर्फ रेगुलर इनकम चाहिए, तो कंपनी को ना बस उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर कर देने चाहिए, ठीक है। द कंपनी मस्ट डिक्लेयर डिविडेंड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर क्या कहते हैं ये वाले हैं कि जिनको कैपिटल गेन चाहिए, कि मतलब प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं कि उनकी कैपिटल बढ़े, तो वो क्या कहते हैं कंपनी इंजॉयज फ्रीडम अबाउट डिक्लेयरिंग डिविडेंड। कि मतलब फिर कंपनी के पास फ्रीडम होती है कि एक को तो देखो रेगुलर इनकम चाहिए तो कंपनी को रेगुलर इनकम देनी पड़ेगी, मतलब वैसे उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए रेगुलर इनकम देनी पड़ेगी। लेकिन दूसरे वाले बंदे उनको ये नहीं मतलब कि रेगुलर इनकम मिले ना मिले, मतलब ऐसे होता है कुछ तरह के बंदे होते हैं आपने देखा होगा, उनको ये नहीं लेना देना कि रेगुलर मिले पैसे ना मिले, उनको ये है कि मोटा पैसा मिले, एक बार में मिले मोटा पैसा मिले। तो तब कंपनी के पास क्या फ्रीडम होती है कि क्या वो डिविडेंड डिक्लेयर करें भी ना भी करें तो चलता है, मतलब ये है। उसके बाद है टैक्सेशन पॉलिसी। जो डिविडेंड डिसीजन में ना टैक्सेशन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं अफेक्ट करती है डिविडेंड डिसीजन को। अगर टैक्स रेट डिविडेंड पे, आपको पता है डिविडेंड जब हम देते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। पहले तो जो कंपनी पैसा कमाती है उस पर टैक्स लगता है, फिर जब हम डिविडेंड देते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। तो वो कह रहा है कि अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो कंपनी यही अच्छा होता है कि कंपनी के लिए कि वो कम डिविडेंड पे करे, और वाइस वर्सा कि अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो कम डिविडेंड पे करे, टैक्स रेट कम है तो ज़्यादा डिविडेंड पे करे। आजकल क्या है कि जो शेयर होल्डर की शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड इनकम है वो टैक्स फ्री है। पता नहीं मैंने ऐसे सुना तो नहीं, इसमें लिखा है बस बुक में, द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर नाउ डेज इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर द डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री। इस एंगल से देखा जाए तो शेयर होल्डर को फिर क्या कहते हैं हायर डिविडेंड देना चाहिए। हाँ जी श्योर, अगर वो ये क्या कहते हैं ये वाला फीचर पूरा कर रहे हैं कि टैक्स रेट कम है तो हम उनको ज़्यादा डिविडेंड पे करेंगे। आगे आता है फिर स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन में वो क्या कर रहा है कि अगर डिविडेंड और मार्केट वैल्यू शेयर डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, डिविडेंड और मार्केट वैल्यू शेयर डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। अब इस बात का क्या मतलब है, अब मेरी बात सुनो।
अगर जियो क्यों इतना फेमस है, जियो आजकल क्यों इतना फेमस है, शायद आप में से आपको तो आप में से कईयों ने तो सुना भी नहीं होगा कि क्या कहते हैं, जियो का शेयर काफ़ी ज़्यादा राइज़ कर रहा है। ठीक है, जियो का शेयर काफ़ी ज़्यादा राइज़ कर रहा है। अभी करंट का मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने जो जैसे हमारे टीचर वगैरह बताते हैं कि जियो काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस वो है स्टॉक मार्केट में, कंपनी है कि उसका शेयर मतलब काफ़ी मुश्किल से मिलता है। कहीं किसी को मैंने काफ़ी सुना है कि जियो का शेयर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। तो ये देखो कि उसकी इतनी मार्केट वैल्यू क्यों है, क्योंकि वो ज़्यादा डिविडेंड पे करते हैं। तो ये वही पॉइंट है कि जो डिविडेंड और मार्केट वैल्यू शेयर है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं कि जहाँ पे डिविडेंड हाई रेट पे डिक्लेयर किया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर होती है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि वो प्राइस बढ़ता है शेयर का फिर और ज़्यादा। अब जियो अच्छा डिविडेंड पे करती है तो लोगों को पता लगा, तो उसकी डिमांड अच्छी होगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई उसकी, तो वही बात है कि फिर उसका शेयर प्राइस भी बढ़ गया। तो सिमिलरली अगर वो कम डिविडेंड पे करे तो उससे उसका मार्केट प्राइस भी कम हो जाएगा। तो ये है कि जो मार्केट प्राइस और डिविडेंड है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। देयरफॉर फाइनेंस मैनेजर को क्या कहते हैं, ये दिमाग में रखना चाहिए कि जब वो क्या कहते हैं डिविडेंड देने लगे, तो वो क्या कहते हैं ये याद रखे कि जितना वो क्या कहते हैं कम ज़्यादा करेगा डिविडेंड को, उस हिसाब से भी उसका इफेक्ट मार्केट प्राइस पे पड़ेगा, उसके शेयर्स के, उसका मार्केट प्राइस भी कम ज़्यादा होता रहेगा। और ये आपको याद रखना चाहिए, और ये आपको याद रखना का चाहिए, रखना ही पड़ेगा कि हर कंपनी यही चाहती है कि उसके शेयर का प्राइस बढ़े, कम तो ना ही हो, चाहे स्टेबल रहे लेकिन बढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, कि एक्सेस टू कैपिटल मार्केट आगे हम कैपिटल मार्केट वाला ही पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, ट्रेजरी बिल वगैरह, कमर्शियल बिल वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक तो आता ही आता है। तो आगे जाके हम ये पढ़ेंगे। पहले ये देखो कि अगर कंपनी को जब ज़रूरत हो और वो आराम से क्या कहते हैं पैसा कलेक्ट कर ले, कहाँ से, कैपिटल मार्केट से, तो उसको डिविडेंड भी हायर रेट पे देना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। कि मतलब कंपनी के पास एक्सेस है कैपिटल मार्केट का, कंपनी जब ज़रूरत पड़ने पे आराम से वहाँ से पैसा निकाल सकती है, तो क्या कहते हैं उसको ज़्यादा रेट पे डिविडेंड दे देना चाहिए, नहीं तो नहीं। उसके बाद आता है लीगल कॉन्स्टेंट। लीगल कॉन्स्टेंट क्या, कि जो डिविडेंड पॉलिसी है कंपनी की, वो क्या कहते हैं लॉ के द्वारा ही, कानून के द्वारा ही कन्फाइंड कर दी गई है, मतलब एक बाउंड्री सेट कर दी है कि इससे ज़्यादा डिविडेंड आप डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। तो फिर उस केस में कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती, उसको उसी की हद में रह के वो डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविज़न अब कंपनी क्या कहते हैं अपनी पेड अप शेयर कैपिटल से डिविडेंड पे नहीं कर सकती, क्योंकि इससे कंपनी की कैपिटल कम होती है, विच विल एडवर्सली अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द डेट प्रोवाइडर्स। देखो जब आप आगे जाके देखोगे, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सबसे पहले चीज़ क्या देखते हो, उसकी शेयर कैपिटल, कि उसमें कैपिटल है कितनी, कितने लोगों ने पैसा लगा रखा है। तो अगर कंपनी क्या कहते हैं उसमें से ही पैसा क्या कहते हैं डिविडेंड बांटने लग पड़ी, तो चल गया। समझो आपने अभी आप चाहे सेलेक्ट कर रहे हो कि रिलायंस जियो में कितनी कैपिटल है, 10 लाख करोड़ की, मैं बस एज्यूम्ड फिगर ले रहा हूँ, 10 लाख करोड़ की कैपिटल है। ठीक है, आपने पैसे लगा दिए, कल को पता लगा कि अंबानी ने क्या कहते हैं 10 लाख करोड़ में से निकाल के डिविडेंड बांट दिया, तो आपने देखा कल तो क्या कहते हैं कैपिटल 7 लाख करोड़ रुपए हो रखी, और आपका मार्केट प्राइस गिर गया, आपको नुकसान हो गया अच्छा खासा। तो ये लॉ के द्वारा लिखा गया है कि कभी भी जब हम डिविडेंड देते तो हम अपनी पेड अप शेयर कैपिटल से नहीं दे सकते। तो इसमें फिर वो क्या आगे क्या आ रहा है कि देयरफॉर इट शुड बी कीप इन माइंड दैट डिविडेंड इज नॉट बीइंग पेड आउट ऑफ द कैपिटल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 205 ऑफ द कंपनीज लॉ। Dividend can be paid only out of current year profit or the profit of the previous year after taken into consideration the provision made for depreciation। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है कि जो आर्टिकल 205 है कंपनी लॉ का, वो हमें ये कह रहा है कि डिविडेंड हम सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट में से या पिछले ईयर के प्रॉफिट में से ही दे सकते हैं, और पिछले ईयर के प्रॉफिट में से देंगे तो हमें डेप्रीसिएशन का अच्छे से ख्याल रखना है। अगर हमने प्रोविज़न बनाए हैं डेप्रीसिएशन के, वो हमें बनाने के बाद ही हम क्या कहते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना था। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट क्या कहता है कि जब कंपनी फाइनेंस पैसा रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ डेट, इन द फॉर्म ऑफ लोन, द डेट प्रोवाइडर्स कैन पुट अ बैन ऑन द कंपनी टू गिव एनी डिविडेंड। मेरी बात सुनो, सबसे ज़्यादा हक पता है किस पे होता है कंपनी का, कंपनी पे सबसे ज़्यादा हक पता है किस पे होता है, शेयर होल्डर का तो होता है क्योंकि वो ओनर होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा होता है किसका, जो लोन, जो डेट प्रोवाइड करता है,
डेट सबसे पहले ना आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि जो थर्ड पार्टी होती है उसको सबसे पहले पे किया जाता है। थर्ड पार्टी कौन सी हुई? वो हुई हमारे जो डेट प्रोवाइडर होते हैं, यानी कि जो क्रेडिटर होते हैं। आपने सुना होगा ना, आप सबसे पहले जब आप एक पार्टनरशिप फर्म थी, मैं जस्ट वैसे कंसेप्ट को मिक्स कर रहा हूँ, वैसे कंपनी और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग होती हैं, उसको समझाने में गए तो टाइम लग जाएगा। आप वैसे समझ लो, जब आपने डिसोल्यूशन किया कंपनी का, तो सबसे पहले आपने किसको पे किया था? क्रेडिटर को क्यों पे किया था? क्योंकि वो थर्ड पार्टी थी। तो वही वो कह रहा है कि जो थर्ड पार्टी होती है उसका ना सबसे ज़्यादा मतलब कंट्रोल होता है कंपनी पे। मतलब आप ये देख लो कि अगर थर्ड पार्टी आपको कहे कि आपने सबसे पहले डिविडेंड देना, सबसे पहले हमें पैसे देने हैं, तो वो डिविडेंड रोक सकती है। वो डिविडेंड रोक सकती है, उसके पास ये हक है कि वो आपका डिविडेंड रोक सकती है। तो वही फिर जब उसने बैन लगा दिया तो आप डिविडेंड खुद ब खुद कम दोगे या दोगे ही ना। तो यही बात होती है, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको। फिर हमारा आगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो ये हो जाएगा आज। ज़्यादा है यार, कल करवा देता हूँ इसको। ट्राई तो किया था यार कि हो जाए, अब पहले इतना टाइम लग गया। चलो कल करवा देता हूँ। एक्चुअली मेरे को ना वो करना है, नेशनल इनकम की वीडियो बनानी है, अभी मैं वो देखने वाला हूँ कि कैसे बनाऊँ। ठीक है, तो चलो थैंक यू गाइस, टेक केयर। कल मैं करवा दूँगा, पक्का करवा दूँगा। थैंक यू, लव यू।